अलैकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच एंड HBL PSL 7 की कराची लेग का आज खेला जाएगा आखिरी मैच। मुकाबला होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स का। उसके मैच के हवाले से भी बात होगी। कल जो इस्लामाबाद और कराची किंग्स के साथ हुआ वो भी बात करेंगे ज़रूर। सो डिस्कशन होनी है काफ़ी सारी चीज़ों पे। साथ ही साथ एक मेहमान भी हमारे साथ होंगे जिनसे हम PSL के हवाले से तो बात करेंगे, बट ऑल टुगेदर पाकिस्तान क्रिकेट पे बहुत ही क्लोज वो अपनी नज़र रखते हैं। उनसे उस बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी डिस्कशन है आज करने को। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर एंड अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग आप सबको। कराची और इस्लामाबाद के साथ दोनों के साथ कुछ नहीं हुआ, कराची के साथ ही हुआ है। इस्लामाबाद के साथ तो वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था, लेकिन कराची वाले जो है वो अपनी टीम को एक भी मैच जीतने में देखने में रहे नाकाम और लॉट्स ऑफ हार्ट ब्रोकन। और ऐसा लगता है कि सबको जो है वो हिला के रख दिया कराची की इस डिफीट ने। ओनर्स की तरफ से भी अपोलॉजीज पे अपोलॉजीज आए जा रही हैं और ये स्टाफ और टीम के खिलाड़ी भी हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रहे, अब सवेरा इट्स टू लेट फॉर कराची नाउ। आई मीन मैं शायद चौथे मैच हारने के बाद आपको ये बात बोली थी कि ऐसा कभी नहीं हुआ कोई टीम 4 मैचेस हारी और उसके बाद प्लेऑफ्स में पहुंच गई हो, बट ये अब एक रिकॉर्ड जोन में ऑपरेट कर रहे हैं। यानी ये जो लगातार 5 मैचेस हारना नहीं, फिर तो जाहिर है 5 हार के तो बस फिर घर ही पहुंचते हैं। बल्कि काफ़ी सारे लोग तो ये कह रहे थे यार कुछ ऐसा हो जाए कि रेलीगेट हो जाएं, ये बाकी मैचेस ना खेलें। बट As I've been saying throughout, कराची किंग्स इस वक्त पार्टी स्पॉइलिंग की पोजीशन पे आ गया। ये किसी टीम की ये जो टीमें आपस में चौथी पोजीशन के लिए लड़ रही होंगी ना, बिकॉज टॉप 3 तो हमें काफी हद तक क्लियर लग रहा है कि लाहौर लेग में भी क्या होगा। वी हैव गॉट अ क्लियर इंडिकेशन। पार्टी स्पॉइल करेंगे किसी की, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। सो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं देखें, कहीं ना कहीं कोई एक मैच तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो टीम जीतेगी और जीत जाए तो बहुत अच्छी बात है। बट अब जीत के कहीं किसी लेवल पे नहीं पहुंचने की बात होगी, सिर्फ होगी अपनी प्राइड के लिए खेलें, इसलिए जीतें और फिर अगली जो भी टीम है उसकी जो भी पोजीशन है उसको ख़राब करने की कोशिश करें। कराची किंग्स का तो यही हाल है। बट व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग, क्या हुआ है, काफ़ी डिटेल में हमारी और भी बात हुई है। हमने काफ़ी डिस्कस किया है कराची किंग्स के हवाले से, आज भी करेंगे। बट ऑल टुगेदर व्हेन वी लुक एट कराचीज लेग, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन सी टीम्स ने क्या क्या किया, किस तरह की परफॉर्मेंस रही। स्टार्टिंग ऑफ विद ऑब्वियसली दी टेबल टॉपर्स मुल्तान सुल्तान। अदील, मुल्तान सुल्तान की बात करते हैं, मतलब आप अगर मुल्तान सुल्तान की बात करें तो एक अनटचेबल टीम, मतलब दो ऑपोजिट्स हैं। हम कराची किंग्स की बात करते हैं और ऊपर मुल्तान सुल्तान की 5 आउट ऑफ 5, कराची किंग्स 5 आउट ऑफ नन। बट कल के मैच की जब हम बात कर ही रहे हैं तो कल क्या हुआ, क्या हाल अहवाल था, हमें ये पता है स्ट्रेट फॉरवर्डली कि कराची किंग्स वॉज डिफीटेड बाय इस्लामाबाद यूनाइटेड। बट कौन कौन उसमें शामिल था, किसने क्या क्या किया, वो आपको जरूर बताते हैं। जी अदी जी बिल्कुल, एक तज्जियाती नजर अगर इस मैच में हम डालते हैं तो कल एक यूनिक चीज हुई PSL 7 में पहली बार कि कोई टीम टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला कर रही है। नाउ दिस इज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट इस्लामाबाद यूनाइटेड इज इन राइट नाउ। दे थॉट के लेट्स फैंसी दिस चांस एज वेल। और आई बी फ्रैंक, कल की विकेट जो थी वो भी थोड़ी सी बाकी विकेट्स के मुकाबले में मुख्तलिफ थी। थोड़ा सा बॉल जो है ना वो ग्रिप कर रहा था और लग रहा था कि ये वो विकेट नहीं है जहां पे वी वुड एक्सपेक्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड टू स्कोर 200+ रन, और कुछ ऐसा ही हुआ सिलसिला। एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात इनके स्कोर कार्ड में थी, जिसमें 3 आपको यहाँ बैट्समैन नजर भी आ रहे हैं। टॉप 5 बैट्समैन इस्लामाबाद यूनाइटेड के, दे ऑल स्कोर्ड इन 30s, यानी 30 के जो क्रॉस रन 30 रन क्रॉस करने में कामयाब हुए। सो एवरीबडी कॉन्ट्रीब्यूटेड। Paul Sterling was the highest run getter, was playing his last match of the season for Islamabad. He has gone back to Ireland now, Northern Ireland in fact, अपनी मुल्क की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको बुला रही हैं। शादाब खान की एक और धुआंधार इनिंग, 34 रन 19 गेंदों पे, और कॉलिन मनरो गॉट 33 आउट 33। थोड़ा सा अब वो इस विकेट में इसके पेस में एडजस्ट करने में नाकाम रहे। क्रिस जॉर्डन who made his season's debut for Karachi got 2 wickets, got a hit for 36 runs. इमाद वसीम ने 3 ओवर्स में 22, और उस्मान शिनवारी जो कि अपना पहला मैच इस सीजन का एक बार फिर से एज अ रिप्लेसमेंट हायरिंग खेल रहे थे फिर कराची, गॉट 22 for 1, 177 for 6। डेफिनेटली आई वुड से स्लाइटली ओवर पार टोटल, लेकिन कराची किंग एज ऑलवेज वाज नेवर इन द गेम। अ कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है वो कराची किंग्स की जानिब से चल रही थी। शादाब खान फॉर मी, जिनको मैं बार बार कहता हूं द ओनली इम्पैक्ट प्लेयर इन कराची किंग्स राइट नाउ, रन आउट हुए। वी मे आर्ग्यू दैट इट वाज शर्जील खान। आई एम सो सॉरी। शादाब इस वक्त ना छाए हुए हमारे दिलो दिमाग पे छाए हुए इस वक्त शादाब। शर्जील का रन आउट ज़ाहिर है उस पर बात की जा सकती है, किसकी कॉल थी, किससे गलती हुई थी। उसके अलावा बहरहाल थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन जरूर आई नबी की तरफ से।
सवेरा वन ऑफ दोस रॉबिन सिंह सॉर्ट ऑफ एन इनिंग जो कि Yes. टीम हार चुकी होती है, एंड में रन जरूर बन जाते हैं। 47 रन उन्होंने बनाए, पूरी कोशिश कर रहे थे नबी की किस तरह 50 कर पाए, लेकिन नो, शादाब खान, यहां पे मैं सही नाम ले रहा हूं, ही गॉट 4 विकेट्स, ही इज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द टूर्नामेंट नाउ, 15 विकेट्स, ही हैज हिट द पर्पल पैच फॉर श्योर। हसन अली ने 1 विकेट हासिल की और वकास मकसूद ने 1 और विकेट। इस्लामाबाद यूनाइटेड एट द एंड another comprehensive victory for them, another comprehensive defeat for Karachi Kings. So Islamabad United तो अब नंबर 2 पे मौजूद है। बहुत अच्छी इनकी फाइट चलेगी विद लाहौर कलंदर्स फॉर श्योर कि दूसरी पोजीशन पे कौन सी टीम होगी, बट आई थिंक आखिरी टीम का तो काफ़ी हद तक डिसाइड यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। सो दैट वाज द मैच समरी फॉर येस्टरडे। एग्जैक्टली, और जिस तरह आदिल आप कह रहे हैं और जिस तरह हम बात कर रहे थे शादाब खान क्यों हमारे सर पे सवार हैं, वो इस वजह से बिकॉज इस वक्त वो जिस चीज को हाथ लगा रहे हैं वो सोना हो रही है। मतलब ही इज बैटिंग ब्रिलियंटली, ही इज बॉलिंग ब्रिलियंटली, ही इज कैप्टनिंग ब्रिलियंटली, ही इज फील्डिंग ब्रिलियंटली। मतलब चारों चीजें एक प्लेयर कर रहा हो तो इस वक्त ऑल द क्रेडिट गोज टू हिम। जिस तरह उन्होंने पिछले मैच पे भी शिकस्त की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी कि नहीं जी मेरा कसूर था, मैं गलत टाइम पे आउट हो गया था, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग हिज फिनिशर्स। तो ये एक बड़ाई होती है, ये एक बड़ी बात होती है एक कैप्टन की। बट जिस तरह मैंने कहा था कि एक मेहमान हमारे साथ ज़रूर मौजूद होंगे, PSL 7 के हवाले से भी बातें होंगी, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, ऑस्ट्रेलिया टूर टू पाकिस्तान के हवाले से भी डिस्कशन होगी, बिकॉज बहुत क्लोजली ये फॉलो करते हैं नॉट जस्ट पाकिस्तान क्रिकेट, ऑल टुगेदर पूरी क्रिकेट को। और काफ़ी अरसे से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। जी भट्टी साहब, आप सुन सकते हैं हमें? सवेरा आवाज आ रही है आपकी? जी भट्टी साहब, वेलकम टू गेम सेट मैच। सबसे पहले तो PSL 7 का जो है वो सफर कराची में आज आखिरी मैच है और कराची से खत्म होकर लाहौर जाने वाला है। बट सबसे पहले हम क्योंकि कराची किंग्स का ही पिछला मैच था भट्टी साहब, उसकी बात कर रहे थे अभी, सो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी क्या गलत हुए जा रहा है, इनफैक्ट क्या गलत हुए जा रहा है कराची किंग्स के साथ? सवेरा, एज ए कराचीआइट्स, आप भी इस शहर में रहती हैं, मैं भी यहाँ रहता हूँ, तो हमें एटलीस्ट मायूसी जरूर है कि तकरीबन 3 करोड़ का शहर, ठीक है फ्रेंचाइज क्रिकेट में कराची के प्लेयर नहीं है कराची में, लेकिन बहरहाल कराची का फैन क्लब बहुत बड़ा है। लेकिन जिस तरह कप्तान चेंज होने के बाद कराची की परफॉर्मेंस में हमें चेंज नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि वसीम अकरम, पीटर मूर्स, बाबर आजम, तीनों की केमिस्ट्री कहीं मिल नहीं रही। क्योंकि जब इमाद वसीम कप्तानी कर रहे थे, आप देखेंगे टीम बिल्कुल डिफरेंट टीम थी। बाबर आजम अब 90 रन करते हैं तब भी उनकी टीम मैच आ रही है, 8 रन पर आउट हो रहे हैं तब भी उनकी टीम आ रही है। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। या तो ये एक अच्छी टीम तश्कील नहीं दे पा रहे हैं, या फिर इन्होंने एक अच्छी टीम को खराब कर दिया है। जाहिर कप्तान का चेंज होना, बाबर आजम की कप्तानी की सलाहियत पे शक नहीं है, लेकिन एक फ्रेंचाइज का कप्तान होना, एक पाकिस्तान का कप्तान होना, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम में अगर आप देखें, बाबर आजम जब इनिंग्स ओपन करने आते हैं वहां भी मोहम्मद रिजवान ज्यादा डोमिनेट कर रहे होते हैं। अगर आप इंडिया का मैच ही देख ले लास्ट ईयर जो हुआ, या फिर जब पाकिस्तान की बॉलिंग आती है, आप देखें शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, हारिस रऊफ और दूसरे जो बॉलर्स हैं वो कप्तान को सहारा दे रहे होते हैं। यहाँ बाबर आजम से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं, उनको मैच सिंगल हैंडेडली लेके चलना पड़ रहा है। मेरे ख्याल में जब ये ड्राफ्ट हुआ था, शायद कराची की मैनेजमेंट एक अच्छी टीम तैयार नहीं कर सकी थी, जो पिछले साल जब इन्होंने टाइटल जीता था, उसके बाद से ये टीम अब बिल्कुल एक मुख्तलिफ टीम नजर आ रही है। ऊपर से शर्जील खान, जिससे बाबर आजम के अलावा बहुत ज्यादा तवक्कुआत थी, शर्जील खान भी तवक्कुआत पूरी नहीं कर रहे हैं। सो भट्टी साहब, ज़ाहिर है इमाद की कैप्टनसी, ये देखिए, ये पहले तो मैं आपको सलाम अर्ज करता चलूं, मैं डायरेक्ट ऐसी बात कर जी, वालेकुम सलाम। भट्टी साहब हमारे बड़े सीनियर हैं और जी और मेरी तरफ से ये गलत बात हुई। भट्टी साहब देखें, बिल्कुल हमारे हैसियत कराचीआइट, यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, हमारे हार्ट्स आर ब्रोकन, लेकिन ज़ाहिर है अब ये वाला PSL तो ज़ाहिर है अब जो हम कुछ कर लेंगे, आगे की देखने की बात आती है। जो एक चीज शुरू में भी समझ में नहीं आई थी, क्या बाबर को कप्तानी देने की वजह सिर्फ यही थी कि वो पाकिस्तान की कप्तानी कर रहा था और बुरा लग रहा था यार क्योंकि ये बात अक्सर बोली जाती थी, अगर आपको याद हो सरफराज को हटा के जब बाबर को कप्तान बनाया गया था
तो ये बात बोली जाती थी, बल्कि मैं कहूँगा ये ताना दिया जाता था कि यार ये तो अपनी फ्रेंचाइज का कप्तान नहीं है, तुमने इसको पाकिस्तान का कप्तान बना दिया। तो क्या अब ये वो रिवर्स किया गया कि यार पाकिस्तान का कप्तान है और वो अपनी फ्रेंचाइज का कप्तान नहीं है? तो ऐसा नहीं लगता, या कम से कम मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहूँगा कि बस फ्लो को फॉलो करते हुए कप्तानी उनको दे दी गई और अब ये बात की जा रही है कि यार कहीं गलती तो नहीं हो गई? मेरे ख्याल में आदिल साहब ऐसा ही है कि मैं भी जिस टीवी चैनल के लिए काम करता हूं, वहां भी हम जिन टीवी पर जिन फॉर्मर क्रिकेटर्स के साथ पिछले एक डेढ़ साल से प्रोग्राम कर रहे थे, उनमें हमारे फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर वक्त भी पेश थे। वो यही कहते थे कि यार दुनिया का कौन सा ऐसा कप्तान है जो अपने मुल्क में तो तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान है, लेकिन अपनी जो फ्रेंचाइज की टीम है उसका कप्तान नहीं है। मेरे ख्याल में बाबर आजम ने 2021 में जिस तरह परफॉर्म किया, आप देखें पाकिस्तान टीम भी उनकी कप्तानी भी जीतना शुरू हो गई, लेकिन वहां पर उनके पास रिसोर्सेज डिफरेंट थे। ठीक है, बाबर आजम नो डाउट उनमें कप्तानी की सलाहियत है, लेकिन वहां आप देखें कि मोहम्मद रिजवान बैटिंग में उनको सहारा देते थे, कहीं पर मोहम्मद हफीज खड़े हो गए, टेस्ट मैच में फवाद आलम टीम के लिए खड़े हो गए। इसी तरह फास्ट बॉलिंग में मैंने 3 नाम लिए पाकिस्तान की, ये तीनों फास्ट बॉलर 2021 में दुनिया भर के बैट्समैनों के लिए मुश्किलात पैदा करते रहे। फिर स्पिन बॉलिंग में आप देखें नोमान अली हमारे पास थे, फिर साजिद खान ने परफॉर्मेंस दे दी, नवाज ने बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट किया। तो मेरे ख्याल में कप्तान चेंज होने से कराची की जो एक टीम कॉम्बिनेशन है वो बिगड़ गया। फिर आप देखें कि जिस वक्त ड्राफ्ट हो रहा था कप्तान वहां मौजूद नहीं था, जिन लोगों ने ड्राफ्ट में टीम बनाई, फिर वसीम अकरम एक अलग स्कूल ऑफ थॉट के शख्स हैं। पीटर मूर्स इंग्लैंड से आए, उनका भी बहुत बड़ा नाम है, उनकी कोचिंग सलाहियत पर भी शक नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कि टू मैनी कुक्स, तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा जो दिमाग थे उन्होंने शायद इस टीम का कॉम्बिनेशन बिगाड़ दिया। बिल्कुल, टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ, और वाकई कभी कभार ऐसा ही लगता है। दूसरा ये कि चीज़ें सारी चेंज हुई, कप्तान भी चेंज हो गए, कोच भी चेंज हो गए, वसीम अकरम एक कॉमन फैक्टर हैं जो कि मौजूद हैं। बट एक और चीज़ भट्टी साहब, मुझे पता है हम कराची पे बहुत ही ज़्यादा बात कर रहे हैं, मगर मैंने आगे भी और फ्रेंचाइजीज की आपसे बात करनी है, बट फिर कराची के लिए एक और चीज़ मैं देखती हूँ। हमने कल देखा वकास मकसूद की भी परफॉर्मेंस देखी, ये प्लेयर भी पहले कराची के पास थे, क्रिस जॉर्डन देखा, ये प्लेयर भी कराची के पास थे। मुझे एक और चीज़ समझ नहीं आती, कुछ मैं पुराने प्लेयर्स देखूं जो कि कराची फ्रेंचाइज के साथ थे, कोई परफॉर्मेंसेस कराची की तरफ से उनकी नहीं आ रही थी, किसी और फ्रेंचाइज में आके ऐसे चार चांद लगे उनकी परफॉर्मेंसेस को। उससे एक चीज़ ये समझ आती है कि शायद किसी फ्रेंचाइज का इटसेल्फ ड्रेसिंग रूम का माहौल बेहतर नहीं होता, जहां अपने पोटेंशियल पे प्लेयर परफॉर्म नहीं कर सकता। क्या ये भी कोई वजह हो सकती है? बिल्कुल सवेरा, वन ऑफ द रीजन ये भी है। मैं अगर आपको थोड़े अरसे पहले की मिसाल दूं, जब मोहम्मद रिजवान कराची के लिए खेलते थे, मुझे याद है शायद आप भी नेशनल स्टेडियम में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी, अब से 2 साल पहले की बात है। मोहम्मद रिजवान ने शिकवा किया कि कराची की फ्रेंचाइज जो है वो मुझे नहीं खिला रही, चैडविक वॉल्टन जो थे उनको खिला रही थी। फिर मोहम्मद रिजवान में वो जो भूख थी, आज देखिए मोहम्मद रिजवान दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन बन गए, और T20 में मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरी भी बना के दिखाई, और वो जो कराची किंग्स ने उन पर एक छाप लगाई थी कि ये T20 के प्लेयर नहीं है। तो मेरे ख्याल में वो जो सोच का फर्क था, मोहम्मद रिजवान की मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि उससे बाकी कहानी जो आपने बयान की वो समझने में आसानी होगी। बिल्कुल मेरे ख्याल में कोई भी बड़ा कप्तान या कोई भी बड़ा क्रिकेटर शायद एक अच्छा कोच नहीं हो सकता। आप दुनिया में देख लें, दुनिया के जो बहुत बड़े बड़े कोचेज हैं वो बहुत बड़े प्लेयर्स नहीं रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमें भी अब इस थ्योरी से निकलना चाहिए कि हम बड़े नामों के बजाय हम अच्छे दिमागों को लेकर आए जो डगआउट का माहौल और ड्रेसिंग रूम का माहौल चेंज करे। बिल्कुल। अच्छा, मैं अभी इत्तेफाक से आज ट्विटर पे भट्टी साहब एक ट्वीट देख रहा था, और उसमें किसी ने बड़ी ज़बरदस्त एक तस्वीर लगाई जब कराची किंग्स जीती थी। आखिरी बात कराची किंग्स पे करते हैं बिकॉज वाकई, और मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ, फिर मैं एक दूसरी टीम पे सवाल पे लाके छोड़ता हूँ। उस तस्वीर में देखें, एक तो डीन जोन्स की बड़ी प्रेजेंस थी, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी। वो उस बंदे का ही हैड अ मैजिकल टच। वो जिस तरह शायद वो जो आप कह रहे हैं ना कि वो टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ वाली बात, वो शायद उन सारे कुक्स को एक चूल्हे पे लाके खड़ा कर दिया करता था। उस बंदे की एक पर्सनालिटी थी, पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड में कामयाब रहा, कराची जब रही। जो प्लेयर्स को लेट गो वाली बात है, लाइक एलेक्स हेल्स की बात की, वो कराची किंग्स से खेलते रहे। कितने सारे, जेम्स विल्स वी नो कराची से खेलते रहे, इफ्तिखार अहमद अब तो छा चुके हैं, ही यूज्ड टू प्ले फॉर कराची किंग्स। रिजवान तो एक बेहतरीन केस स्टडी है। तो कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जहां कहीं ना कहीं सोच के कराची किंग्स ये सोचता होगा
कि यार ये रिटेंशन कर लेते, ये कर लेते। तो आई थिंक वो बिल्कुल कल भी जो हम सवेरा बात कर रहे थे कि अगर किसी टीम की बुराई और अच्छाई इस वक्त नजर आ रही है तो उस पे काम कई महीनों पहले शुरू हुआ होगा। भट्टी साहब आते हैं जरा, हम कराची का जिक्र कर रहे हैं। हमारे कराची के एक और खिलाड़ी सरफराज ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा लोगों के माइक्रोस्कोप में रहते हैं, ख़बरों में रहते हैं, उनके ऑन फील्ड बिहेवियर पे काफ़ी सारी बातचीत होती है। ये बात तो माननी पड़ेगी कि इस बार सरफराज के पास स्क्वाड इतना बुरा नहीं है पिछले 1-2 साल के मुकाबले में। अगर आप ये देखें, बल्कि अब तो जेसन रॉय विल बी प्लेइंग टुडे, इनके पास विंस अवेलेबल हैं, इन्होंने स्मीड को रिटेन कर लिया जो कि अच्छे टच पे नज़र आ रहे हैं। तो क्या कोई क्राइसिस सिचुएशन भट्टी साहब कोयटा ग्लैडिएटर में नजर आती है, या आप इनसे उम्मीद करते हैं कि इंटरवेल के बाद ये कहानी कोयटा ग्लैडिएटर के लिए एक नया ट्विस्ट लेने वाली है? अच्छा आदिल साहब, जो आपने डीन जोन्स की बात की थी, मैं थोड़ा सा उस पर बात करके फिर आपके सवाल का जवाब देता हूं। डीन जोन्स बहुत बड़े दुनिया के प्लेयर थे, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग इतने बड़े इंसान थे। मुझे याद है आसिफ अली की बेटी जब बीमार थी तो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डीन जोन्स रो पड़े और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके चले गए। तो प्लेयर्स के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, उनके जो निजी मामलात थे उन पर भी उनकी नजर थी। वो कोशिश करते थे कि वो मामलात भी उनके सॉल्व करें। आसिफ अली को अमेरिका जाना था बेटी को लेके, उस बारे में भी डीन जोन्स पेश थे। तो डीन जोन्स एक बड़े प्लेयर के साथ साथ बहुत बड़े इंसान थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी अच्छी बातें जो हैं अभी भी हमें याद आ रही हैं। तो उस वजह से जब कोच आपका इतना अच्छा हो, आपके निजी मामलात भी हल कर रहा हो, तो फिर प्लेयर्स भी 4 कदम आगे चलता है कि हम भी इसके लिए खड़े हो जाएं और उसको आउट ऑफ द वे जाके जितवाएं। अब जहां तक सरफराज की बात है, नो डाउट बहुत अच्छी कोयटा की टीम है। अभी भी कोयटा इस रेस से इस तरह बाहर नहीं हुई जिस तरह आज हम कराची किंग्स का तस्करा कर रहे हैं। मेरे ख्याल में थोड़ा लक फैक्टर भी था, सरफराज अहमद की अपनी परफॉर्मेंस भी एक रीजन था। मेरे ख्याल में आज भी मेरी थोड़ी देर पहले जब सरफराज से बात हो रही थी तो मैंने उससे यही कहा कि आप अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को जवाब दें, आप सोशल मीडिया पे ना जाएं कि सलमान बट ने आपको क्या कह दिया। तो मेरे ख्याल में जब आपकी तवज्जो जो है वो क्रिकेट से हटके सोशल मीडिया पे चली जाए और बहुत ज्यादा आप सोशल मीडिया की एक एक चीज को फॉलो करने की कोशिश करें। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया 2005 का बताऊं। मैं पाकिस्तान टीम के साथ इंडिया के टूर पे था, तो इंजमामुल हक उस वक्त पाकिस्तान के कप्तान थे। सोशल मीडिया उस वक्त बहुत ज्यादा नहीं था, टीवी चैनल्स इंडिया में बहुत ज्यादा क्रिकेट के बारे में बातें करते थे। तो इंजमाम ने पाकिस्तान टीम पर पाबंदी लगा दी कि आपने इंडियन न्यूज चैनल्स नहीं देखने। तो मेरे ख्याल में प्लेयर्स अगर सिर्फ खेल पे फोकस करें ड्यूरिंग इवेंट, बजाय ये कि सोशल मीडिया पे भी फॉलो जरूर करें, लेकिन एक एक बंदे को जब आप जाके जवाब देंगे और कप्तान जब जाके जवाब देगा तो फिर आपकी परफॉर्मेंस यकीनी तौर पर ड्रैग करेगी। तो एक रीजन ये भी है, लेकिन सरफराज फाइटर हैं। पास में आप देखें कि पिछले साल भी उनकी परफॉर्मेंस खराब थी, लेकिन सरफराज अहमद कहीं ना कहीं नजर आते थे। मुझे लग रहा है कि सरफराज फाइटर हैं और अभी भी उनमें कमबैक करने की सलाहियत है। बस वो सोशल मीडिया से अवॉइड करेंगे तो क्रिकेट पे उनका फोकस जो है वो ज्यादा होगा। बिल्कुल कमबैक करने की बिल्कुल सलाहियत है और एक्सपेक्टेशंस ही यही हैं कि सरफराज क्योंकि इतने अरसे से इस क्रिकेटिंग सर्किट में, इस सेटअप में इतने अरसे से हैं, अंडर 19 से आपको दिख रहे हैं, सो कमबैक करने की डेफिनेटली एबिलिटी है। बट भट्टी साहब फिर अब जिस तरह हर किसी को सरफराज जवाब देने लगे हैं, शाहिद खान आफरीदी को उन्होंने जवाब दिया, तौसीफ अहमद को उन्होंने जवाब दिया, रिसेंटली सलमान बट को उन्होंने जवाब दिया, आपको लगता है कि कभी कभार प्लेयर्स, ठीक है मुझे पता है एक बहुत मुश्किल वक्त से सरफराज गुजर रहे हैं, मगर उस वक्त के साथ साथ इर्द गिर्द जो एडवाइजर्स होते हैं वो एडवाइजर्स अगर आपके सही ना हो, वो एडवाइजर्स अगर आपको नेगेटिविटी की तरफ पुश करें या आपको सेल्फ पिटी की तरफ पुश करें या ये कहें जी हर बंदा तुम्हें गलत क्यों कह रहा है भाई, तुम हर ये भी बुरा कह रहा है, ये भी बुरा कह रहा है, आपको लगता है वो एक चीज होती है जो और ज्यादा वेनम भरती है खिलाड़ी में? आप बहुत क्लोज हैं सरफराज से, क्या आपने पॉजिटिविटी की तरफ आपने बताया, अभी समझाने की कोशिश की, बट बाकी जो लोग हैं क्या वो नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा धकेल रहे हैं सरफराज को? सवेरा, मैं आपको पता है कि हमारा और आपका 8-9 साल से हमने बहुत सारे शोज इकट्ठे किए, लेकिन प्लेयर्स को आप कुछ भी कह दें ना, फाइनल डिसीजन, फाइनल जो स्टैंप लगानी होती है ना, वो उसमें खुद ही करना होता है। ये एडवाइजर्स समटाइम गलत मशवरा देते हैं, लेकिन डिसीजन जो है प्लेयर्स का अपना होता है। लेकिन तौसीफ अहमद की जो बात थी या सलमान बट का जिस तरह
पिछले दिनों एक यूट्यूब चैनल पे सरफराज के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू था। देखिए, सलमान बट या तौसीफ अहमद बात गलत नहीं कर रहे थे, लेकिन बात करने का अंदाज गलत था। फिर जब आपकी परफॉर्मेंस खराब हो तो फिर बंदा फ्रस्ट्रेट होता है और आकर सोशल मीडिया पे जवाब देता है, लेकिन जवाब इस तरह देना नहीं चाहिए, क्योंकि जाहिर है जब आप अगर कहते हैं ना कि जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको मोबाइल फोन जो है उससे अवॉइड करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब आप ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने की कोशिश करेंगे तो आपकी तवज्जो हटेगी। ये सेम क्रिकेट में भी ये हो रहा है। तो मेरे ख्याल में सरफराज को बिल्कुल जवाब नहीं देना चाहिए। हाँ, अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दें। आपके क्रिटिक्स जो हैं वो खुद ब खुद खामोश हो जाएंगे, आपके जो चाहने वाले हैं वो आपके लिए खड़े हो जाएंगे। लेकिन सरफराज को नहीं करना चाहिए था, ना तौसीफ को जवाब देना चाहिए था, ना सलमान बट को जवाब देना चाहिए था। अपने क्रिकेट पे फोकस करें। बुरे वक्त प्लेयरों के करियर्स में बहुत बुरे बुरे वक्त आए। मैंने इसी कराची शहर में जावेद मियांदाद जैसे प्लेयर को 96 में एक कराची प्रेस क्लब में रोते हुए रिटायरमेंट लेते हुए अनाउंस करते हुए सुना है। तो क्रिकेटर दुनिया में बड़े बड़े भौचाल हमने देखे। इंजमाम उल हक 2007 में किंगस्टन जमैका में बॉब वुल्मर के इंतकाल के बाद रोते हुए उन्होंने भी रिटायरमेंट ली। तो एक खेल आपको पीक भी बहुत देता है, पैसा भी बहुत देता है, शोहरत भी बहुत देता है, लेकिन रुलाता भी बहुत है। लेकिन प्लेयर्स पर डिपेंड करता है कि उसको अपने कार्ड्स किस तरह खेलने। तो मेरे ख्याल में सरफराज अहमद खेल पर तवज्जो दें। बुरा वक्त है, ये बुरा वक्त गुजर जाएगा। बट साहब मुख्तसरन एक आपसे जवाब लेंगे, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर सरफराज नाउ? देखिए, अभी भी पाकिस्तान टीम का वो किसी ना किसी फॉर्म में हिस्सा भी है, किसी ना किसी फॉर्मेट में। कब तक रहेंगे पता नहीं। एज इज़ नॉट ऑन हिज साइड। ही सरफराज इज़ 34, 35 नाउ। अभी ये वो टाइम होती है जब खिलाड़ी अपनी रिटायरमेंट का सोचना शुरू कर देता है। रन्स या विकेट लेना कम कर देता है, रन्स कम उगलते हैं। व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर सरफराज? क्या अब यही फ्रेंचाइज क्रिकेट फर्स्ट क्लास पे फोकस करे या नहीं, मैं अभी भी पाकिस्तान के लिए मजीद खेल सकता हूँ? देखिए अदील साहब, अभी भी पाकिस्तान के पास मोहम्मद रिजवान के बाद नंबर 2 विकेट कीपर कोई नजर नहीं आ रहा। वो हारिस विकेट कीपर हमने थोड़े अरसे के लिए देखा एक सीरीज में, उसके बाद वो भी मंजर से गायब हो गया। रोहिल नजीर की परफॉर्मेंस भी वैसी नहीं है। और अभी भी जो हम विकेट कीपर देख रहे हैं पीएसएल में, वो इस तरह का कोई विकेट कीपर नहीं है जो सरफराज को पाकिस्तान टीम में रिप्लेस कर सके। अगर सरफराज अहमद परफॉर्मेंस दें तो मेरे ख्याल में क्रिकेट है। बाबर आजम वो अभी भी चाहते हैं कि सरफराज अहमद को पाकिस्तान का नंबर 2 विकेट कीपर लेकर साथ चलें। और कोई पता नहीं, किसी वक्त कोई प्लेयर अनफिट हो जाए या उसके साथ कोई मसला हो जाए, आपको मौका मिले और फिर आप 3-4 साल मजीद टीम में गुजार दें। मुझे याद है कि 2014 में एक उंगली में चोट लगी थी अदनान अकमल को, और सरफराज अहमद टीम में आए और 2014 के बाद फिर आज तक वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं। तो प्लेयर्स के कैरियर में ये आना जाना लगा रहता है। सरफराज की क्रिकेट बाकी है, लेकिन सारा कुछ मुनहसर है उनकी परफॉर्मेंस पर। अगर वो पीएसएल में परफॉर्म करते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं, तो डेफिनेटली सरफराज अहमद की अभी एटलीस्ट 2-3 साल की क्रिकेट बाकी है। बिल्कुल, और ये जो है पूरा डिपेंड करेगा सरफराज अहमद पे, वो कितनी पॉजिटिव अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करते हैं और परफॉर्मेंस से लोगों को जवाब देते हैं। बट जिस तरह हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने कराची किंग्स के हवाले से डिस्कस किया, सरफराज अहमद के हिसाब से डिस्कस किया। अभी जाएंगे हम एक ब्रेक पर, मगर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जो टर्न अराउंड हमें दिखा है मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंसेज में, डोमेस्टिक के भी मैचेस जीत रहे हैं, नेशनल T20 भी जीत रहे हैं, तो फिर उसके बाद पीएसएल में भी बेहतरीन कारकर्दगी है। दूसरी तरफ शादाब आपको बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल के प्लेयर लग रहे हैं। ये वही शादाब है जिनके लिए सब कह रहे थे कि वाइस कैप्टन बनाया हुआ है बट कोई कारकर्दगी नहीं आ रही, बट पीएसएल में बहुत ही जबरदस्त कारकर्दगी आ रही है। इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन करेंगे कंटिन्यू। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच इन कॉन्वर्जेशन विद अब्दुल माजिद भट्टी। और डिस्कशन हमारी पीएसएल के हवाले से, सरफराज के हवाले से हो रही है। मगर बिफोर मूविंग एनी फर्दर, अब्दुल कादिर से डिस्कशन हुई चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की, और उन्होंने क्या कहा पिचेस के हवाले से, ऑस्ट्रेलिया टूर के हवाले से। आइए आपको दिखाते हैं। हमारा तो प्रोग्राम था पूरा यहाँ पे करेंगे हम फैन एंगेजमेंट के फैन पार्क
वो नहीं हो सका क्योंकि इजाज़त नहीं हमें उसकी मिली थी और वो यही पता नहीं था कितना क्राउड आएगा। सो क्राउड इंशाल्लाह अच्छा आएगा। और बच्चों के लिए, जैसे मैंने पहले कहा था, ये जो मेला सजाते हैं बच्चों के लिए सजाते हैं, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी यही है कि अंडर 12 आएंगे और खुल के मैच एंजॉय करें। अच्छी बात है, अच्छी टीम होगी इंशाल्लाह, अच्छा मुकाबला होगा और उम्मीद यही करते हैं कि हमें पूरी तरह से वो टेस्ट करेंगे ताकि हमें भी पता चले कि हम कितने पानी में और वो कितने पानी में। बिल्कुल जी, ऑस्ट्रेलिया टूर होगा, हमारा टेस्ट होगा, पता चलेगा कौन कितने पानी में है। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, ऑस्ट्रेलिया टूर टू पाकिस्तान, बिफोर वी टॉक अबाउट एनी अदर प्लेयर, ऑस्ट्रेलिया टूर टू पाकिस्तान इतने सालों बाद आखिरकार वो दिन करीब आता हुआ दिख रहा है कि ऑस्ट्रेलिया टूर करेगी पाकिस्तान का। कितना बड़ा इम्तिहान होगा पाकिस्तान टीम के लिए? देखिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम सवेरा दुनिया की वन ऑफ द टॉप टीम्स, अभी एशेज में उसने अपने मुल्क में इंग्लैंड को 4-0 हराया, लेकिन वहां थोड़ा सा टर्मोइल नजर आ रहा है। जो जस्टिन लैंगर की कोचिंग से इस्तीफे की जो कहानी है, फिर उनका जो इस्तीफे का जो लेटर है वो लीक हो जाना, तो थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया की टीम मुश्किल में है। लेकिन ये टीमें जब भी एशियन कंडीशंस में आती हैं, चाहे इंडिया है, श्रीलंका है, इवन बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से पहले जब वो व्हाइट बॉल सीरीज खेलने आई तो बांग्लादेश ने भी उनको हराया। तो पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा चांस है कि ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान की टीम होस्ट करे 24 साल बाद और टेस्ट सीरीज जीते, क्योंकि दुनिया में टेस्ट इसका एक अलग मकाम है। लेकिन अब मेरा सवाल यह है क्रिकेट बोर्ड के कर्ता धर्ताओं से कि हमारे पास इस वक्त यासिर शाह कहाँ है? यासिर शाह का एक पुलिस केस था, पता नहीं उस केस से वो निकल सके या नहीं निकल सके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए हमें एक अच्छा लेग स्पिनर चाहिए। जाहिद महमूद को हम कहीं रेट नहीं करते, एक T20 खिलाकर उसको हमने दौरे ही करवाए। नुमान अली वो फिंगर स्पिनर हैं, साजिद खान वो फिंगर स्पिनर है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक अच्छे रिस्ट स्पिनर की जरूरत है, जिसके सामने हमेशा ऑस्ट्रेलिया जो है वो मुश्किल में आती है। लेकिन पाकिस्तान को होम कंडीशंस में एडवांटेज है कि पाकिस्तान 24 साल बाद ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को होस्ट करे बल्कि टेस्ट सीरीज भी जीते। बिल्कुल। वैसे यासिर शाह का भट्टी साहब में तक ताल्लुक है तो वो उस केस से बाहर निकल गए और उन्होंने ट्वीट करके इन्फॉर्म भी कर दिया, तो और फिर ये खबर कंफर्म भी हो गई थी। उन्होंने अल्लाह का शुक्र भी कर दिया था कि जी मेरे पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, आई एम आउट ऑफ इट। सो बट आई थिंक द पॉइंट इज़ वेरी वैलिड, स्पॉट ऑन। पाकिस्तान टीम के पास लेग स्पिन, इनफैक्ट आई थिंक स्पिन का जो शोबा है पाकिस्तान का वो थोड़ा सा बहरहाल वीक दिखता है। बट ये जो सीरीज़ है, इट्स लाइक सवेरा, तो कहते हैं ना होली ग्रेल ऑफ होस्टिंग क्रिकेट, लाइक ऑस्ट्रेलियन टीम कमिंग टू पाकिस्तान, और इसके बहुत ही लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स अगर इंशाल्लाह कामयाबी के साथ। न्यूजीलैंड ने जो हमारे साथ भट्टी साहब किया, मैं तो वो ट्वीट किया था कि जब तक ऑस्ट्रेलिया की टीम आखिरी T20 मैच खेल के चली नहीं जाती भाई, उस वक्त तक तो मुझे यकीन ही नहीं आएगा कि ये दौरा हो गया है। सो क्योंकि भरोसा नहीं है इनके, आपको पता है इनके म्यारात हमारे मुकाबले में ज़रा डिफरेंट हैं। कोई शंकर आचार्य मेल कर दे इंडिया से कुछ भी बन के और वो उस पर फिर दौरे कैंसिल हो जाते हैं। सो ये तो एक चैलेंज है बहरहाल। लेकिन भट्टी साहब, जो अभी अवाम का मैचेस देखना आना कराची में, और फिर उसके बाद अब ये लाहौर सिलसिला जा रहा है, और अभी आगे चल के हम बात भी करेंगे कि NCOC की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अब रिलैक्सेशन शो की जा रही है, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लग रहा है कि हम इस कोविड की वेव से इसको गुजारने में कामयाब हो गए हैं। 1998 में आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आया था, हमने लाला से भी उनकी मेमोरी का इम्तहान लिया था, उनको याद था मैंने कराची में 5 विकेट ली थी यार, और वो मैच तो खैर वो ड्रॉ हो गया था। भट्टी साहब, आपने बड़ी क्रिकेट कवर की है, सो कोई याददाश्त ऑस्ट्रेलिया के वो 98 वाले दौरे की कुछ हो जाए ऑन अ लाइटर नोट? देखें, ऑन अ लाइटर नोट ये है कि मार्क टेलर, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे, उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई पेशावर टेस्ट मैच में, और डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ने से पहले उन्होंने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। और अगले दिन पाकिस्तान के मीडिया में ये खबर रिपोर्ट हुई कि शायद उनके किसी बुकी से ताल्लुक था, जिसके कहने पर मार्क टेलर ने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। उसमें काफी हंगामा हुआ, लेकिन वो बहरहाल खबर ठीक नहीं थी। लेकिन एक नेगेटिव मेमोरी ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान से लेकर गई थी कि मार्क टेलर ने इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव किया, लेकिन बजाय ये कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को हम लोग क्रेडिट देते, हमने एक गलत खबर से अपना थोड़ा सा मीडिया में इमेज खराब किया। तो मुझे तो यही एक मेमोरी याद आ रही है। फिर जो कराची में टेस्ट मैच जिसमें
शाहिद खान आफरीदी का डेब्यू हुआ, पाकिस्तान ने 4 स्पिनर्स खिलाए, लेकिन पाकिस्तान वो टेस्ट मैच फिर भी नहीं जीत सका, वो टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। मुझे याद है गालिबन एक शकील नामी लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, उनका पिंडी से ताल्लुक था, उनका भी डेब्यू हुआ था, उसके बाद भी वो मंजर से गायब हो गए। तो ये एक यूनिक चीज थी कि हम 4 स्पिनर्स के साथ भी ऑस्ट्रेलिया को हरा नहीं सके थे। प्रोफेशनली मैंने ऑस्ट्रेलिया के काफी टूर किए हैं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में कहते हैं कि दुनिया में इतनी स्ट्रॉन्ग क्रिकेट किसी और मुल्क में नहीं होती जो सिस्टम ऑस्ट्रेलिया का है। तो पाकिस्तान को ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया प्लेट में रख के मैच दे देगा, हमें उनको हराने के लिए एक अच्छी प्लानिंग करनी होगी। और जाते जाते पता नहीं आपके पास कितना टाइम बाकी है, जो मुझे इत्तलात आ रही है कि शायद सकलैन मुश्ताक को ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में एज ए हेड कोच कंटिन्यू किया जाए, उसके बाद फिर पाकिस्तान जो है वो मुस्तकिल कोच का अनाउंसमेंट करेगा। बिल्कुल जी, खबर कुछ ऐसी ही है भट्टी साहब कि सकलैन मुश्ताक जो हैं वो हेड कोच रहेंगे, क्योंकि जब अचानक से सकलैन मुश्ताक का ये अनाउंस हो गया था कि वो कता ताल्लुक कर रहे हैं, पीसीबी के साथ नहीं होंगे अब, तो उस वक्त ये सबसे बड़ा सेटबैक लग रहा था, बिकॉज पीएसएल के फौरन बाद ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का टूर करना और वो टूर आसान नहीं होगा। और जिस तरह हमने बात की क्या क्या कमी पेशी है, वो सारी कमी पेशी जिस तरह आपने डिस्कस किया वो है। बट ऑस्ट्रेलियन टूर पे अगर आप कुछ और नहीं, मैं तो भट्टी साहब ने जो बात बोली तो 1998 ये तो जरा उस जमाने में बड़ा बदनाम जमाना था, जब हांसी क्रोनिया जैसा अजीम प्लेयर मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व निकल सकता है तो फिर। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ट्विटर ना होने के बावजूद हमारे कुछ जर्नलिस्ट दोस्त थे वो यही बातें किया करते थे, यानी वो माइंडसेट चलता आ रहा है अभी तक। यानी अब तो ट्विटर के थ्रू एक ट्वीट कर दिया, इसका हाथ इतना टेढ़ा आ रहा है, मेरे पास सीक्रेट पिक्चर आ गई है, ये देखो, अपनी पेंसिल में बना के ड्रॉ करके। यानी खुदा की कसम क्या हो रहा है यार, उस वक्त से चल रहा है ये सिलसिला, मैं ये कहना चाह रहा हूं। बिल्कुल, ये कंटिन्यूटी तब से ही चल रही है। बट भट्टी साहब, कमिंग बैक टू PSL 7, शादाब खान अगर मतलब एक केस स्टडी बनाई जाए ना कि एक रुकी से कैप्टन तक का सफर जिस तरह शादाब खान ने कवर किया है, जिस तरह शादाब खान इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, क्या कहेंगे भट्टी साहब शादाब को लेकर? देखिए, शादाब खान को बहुत ज्यादा मीडिया ने क्रिटिसाइज किया कि हमने व्हाइट बॉल में उसको वाइस कैप्टन बना दिया, उसकी परफॉर्मेंस में मुसलसल डिक्लाइन आ रहा है। लेकिन आप देखें कि बिग बैश में चंद मैचेस शादाब खान खेल कर आए और अब हम एक डिफरेंट शादाब खान को देख रहे हैं कि वो बॉलिंग में अभी तक माशाल्लाह 12 विकेट ले गए इस्लामाबाद यूनाइटेड से, बैटिंग में वो 186 रन बना चुके हैं। तो देखिए, बड़े प्लेयर की यही निशानी है कि जब उसमें क्रिटिसिज्म हो, प्लेयर जो है अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को जवाब दे। तो उम्मीद यही है कि जिस तरह शादाब खान परफॉर्म कर रहे हैं और जिस तरह रिजवान का बार बार तस्करा आता है, हमारे दूसरे जितने भी प्लेयर्स हैं, मेरा ख्याल ये दोनों प्लेयर्स उनके लिए रोल मॉडल हैं कि अगर किसी को अपनी परफॉर्मेंस को उठाना है तो फिर इन दोनों को देखें कि इन दोनों ने किस तरह क्रिटिसिज्म के बावजूद आज दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर बने हुए और बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और इसमें जो बहुत अच्छी बात है सवेरा, हम कल भी डिस्कस कर रहे थे भट्टी साहब, जो ये वर्ल्ड कप का साल है, दिस इज अगेन द ईयर ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप, और उसमें माशाल्लाह आपके जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, जो आपकी जैसे कितना कोर आपकी टीम का है, वो अगर इस तरह फॉर्म में आ रहे हैं तो पाकिस्तान टीम के लिए ये बड़ा अच्छा शगुन है इस वर्ल्ड कप के लिए, एंड वी रियली होप कि वो इस फॉर्म। अच्छा, वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप भी हमने खेलना है। बिल्कुल बिल्कुल, चले वहां पे, इसका मतलब अच्छा, यानी इंडिया के साथ इस साल और अगले साल हमने एशिया कप होस्ट करना है। अगले साल एशिया बहुत जबरदस्त क्रिकेट आ रही है और पाकिस्तान को इस साल खुद बहुत क्रिकेट होस्ट करनी है इंशाल्लाह, अल्लाह ताला सब मामला खैरियत से कराए। बट साहब, अब PSL कराची का जो लेग है वो अब रैप अप हो रहा है। सो पिछले PSL जिस तरह पाकिस्तान में होस्ट करते आए हैं, इस बार जो कराची में होस्ट किया, कुछ तब्दीली, कुछ डिफरेंस नजर आया आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने या PSL की मैनेजमेंट, क्योंकि वो थोड़ी सी डिफरेंटली ऑपरेट करती है, कुछ तब्दीली या कुछ फर्क नजर आई, कुछ सर्टेन ऑब्जर्वेशंस आपकी कराची लेग पे? अच्छा आदिल साहब, मैंने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया था जिसपे PCB के लोगों ने काफी नाराजगी का इजहार किया कि दावे बहुत किए गए थे, जिस तरह अभी रमीज साहब कह रहे थे ना कि हम बहुत कुछ फैंस के लिए करना चाहते हैं, लेकिन रात को जब हम नेशनल स्टेडियम से 11:45-12 बजे तकरीबन हम रोजाना निकलते हैं जब से मैचेस शुरू हुए, तो आप देखें कि नेशनल स्टेडियम से जो रोड मिलीनियम मॉल जा रहा है, कारसाज जा रहा है, न्यू टाउन जा रहा है या हसन स्क्वायर जा रहा है, बेचारी फैमिलीज पैदल जा रही होती हैं। रक्शे टैक्सी वाले अगर कोई पहली बात मिलते नहीं है क्योंकि पुलिस वहां आने नहीं देती, अगर आ भी जाए तो मुंह मांगे दाम वसूल करते हैं। तो मेरे ख्याल में क्राउड के लिए ठीक है, वेस्ट इंडीज की सीरीज के मुकाबले में थोड़ी से हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में PCB को चाहिए कि क्राउड को बेहतर अंदाज में फैसिलिटेट करे
क्योंकि क्राउड भी हमारी क्रिकेट के स्टेक होल्डर्स हैं। क्राउड बेचारा दूर से पैदल चल के आता है, फिर रात को आपको पता है कि लूटमार बहुत है शहर में, ये भी चांस होता है कि लोग लूट जाएंगे। तो लिहाजा अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाए, पैसे चार्ज कर लें, लेकिन कोई बसें चला दें, कोई कोस्टर्स चला दें, तो क्राउड ये है कि अपने घरों तक सुकून से पहुंच जाए। लेकिन ग्राउंड के अंदर मेरे ख्याल में क्राउड ने अच्छा बिहेव किया है। जो 25% पीसीबी ने एक टारगेट रखा था, 25% सारे मैचेस में तो नहीं आए, लेकिन वीकेंड पर या बड़े मैचेस में क्राउड ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया और बिहेव भी अच्छा किया। आई होप के आगे जाके ये कोविड की सिचुएशन मजीद बेहतर हो और 100% जब लोग हम लाहौर में देखेंगे। लेकिन मेरा एक अदील आपसे और सवेरा आपसे सवाल है कि कराची में देखें इस वक्त आइडियल वेदर है क्रिकेट के लिए, शाम में इस वक्त बहुत जबरदस्त प्लेजेंट वेदर है, लेकिन लाहौर में तो हम 9-10 बजे टीवी चैनल्स पर अक्सर सुन रहे होते हैं कि लाहौर एयरपोर्ट बंद हो गया, धुंध आ गई, मोटरवे बंद हो गया। तो क्या क्रिकेट इस दौरान क्रिकेट जो है बिल्कुल बिल्कुल भट्टी साहब, ये ब्रेक के बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बड़ा कंसर्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे हम बिल्कुल बात करेंगे, रिकनेक्ट करेंगे भट्टी साहब से, और बिल्कुल इस पे बात होनी चाहिए। पॉइंट सिर्फ ये है कि पीसीबी भी मजबूर है, जब सारी आवाम जो है वो एकदम से शुरू हो जाती है कि सिर्फ कराची वालों को मैचेस मिल रहे हैं मुसलसल। पिछला पीएसएल भी ऐसा हुआ जी, फिर यूएई चला गया, उससे पिछले में भी ऐसा ही हुआ, फिर यूएई चला गया, तो वो मौका नहीं मिल सका। सो पीसीबी भी कहीं ना कहीं मुश्किल में पड़ जाती है। साथ ही साथ ये कि एक जब आपने वर्ल्ड T20 की बात मेंशन की थी तो मैंने सोचा कि मैं वो भी मेंशन कर दूं। 23 अक्टूबर को खेला जाएगा दी आर्क राइवल्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मुकाबला होना है 23 अक्टूबर 2022, और जब से टिकट सेल ओपन हुई इट इज सोल्ड आउट, यानी टिकट्स बिक चुके हैं पूरे एज यूजुअल। जो दुनिया का सबसे बड़ा टाकरा होता है, कोई माने या ना माने, जो दुनिया का सबसे बड़ा टाकरा होता है, उसके सारे टिकट सोल्ड आउट हो गए। और पहली दफा आपको एमसीजी के ग्राउंड में पाकिस्तान इंडिया खेलते हुए दिखेंगे, पूरा भरा हुआ स्टेडियम। हम इस पर भी बात करेंगे, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। गेम सेट मैच में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद डिस्कशन हमारी हो रही थी, बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारी बातों पे बात हो रही थी। अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद थे और फिर इन दी एंड जाहिर सी बात है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के वाले से भी डिस्कस हो रहा था जो 23 अक्टूबर 2022 को खेला जाएगा, जिसके टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। बट अभी ज़रा हम वापस आ जाते हैं, हम बहुत जल्दी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, अभी टाइम है उस मुकाबले में। और जब वापस आते हैं तो अब PSL 7 की अगर मैं बात करूं, आखिरी मैच आज कराची लेग का खेला जाएगा जहां कोयटा और लाहौर का होना है मुकाबला। बट अच्छी खबर यह है कि लाहौर में इजाज़त मिल गई है 12 साल से छोटे बच्चों को, NCOC ने इजाज़त दे दी है। 50% क्राउड की इजाज़त हो गई है, स्पेक्टेटर्स आ सकते हैं, 50% अकोमोडेट कर सकता है गद्दाफी स्टेडियम क्राउड को, और साथ ही साथ 12 साल से छोटे बच्चों को भी इजाज़त मिल गई है स्टेडियम में रहने की, यानी छोटे छोटे नादान बच्चों की फरियाद सुन ली गई है। सो उन छोटे बच्चों ने जिन्होंने बड़ा रोना धोना किया था, उन्होंने शुक्रिया कैसे अदा किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, NCOC का, आइए आपको दिखाते हैं। PSL का मैच ग्राउंड में देखने का बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं PCB का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हम जैसे एज के बच्चों को PSL का मैच ग्राउंड में देखने की परमिशन दे दी है। अब हम PSL का मैच देखने जा सकते हैं और रमीज़ अंकल ने हमारे लिए बहुत कोशिश की है। अब हम PSL का मैच देखने आएंगे। रमीज़ अंकल थैंक यू। रियली क्यूट और मेरे ख्याल से आई थिंक अ वेरी प्रैग्मेटिक कॉल, एक समझदाराना कॉल यहाँ NCOC ने ली है। ज़ाहिर है दुनिया भर में एवरीबॉडी वाज राइडिंग दिस ओमिक्रॉन वेव, उसके बावजूद इजाज़त दी गई थी, क्योंकि आप जब, और हमने पहले भी ये बात की है, जब आप वैक्सीनेटेड लोगों को सिर्फ आने की इजाज़त देते हैं, अब एक्चुअली एक बबल में ही दाखिल हो रहे होते हैं जहाँ पे येस ओमिक्रॉन अगर फैल भी रहा है तो वी नो कि उसकी वी हैव टू लिव विद दिस वायरस ना, जैसे कि बात की जाती है। सो आई थिंक अ वेरी गुड कॉल, कंग्रेचुलेशंस लाहौर की आवाम को कि जी उनको बड़ी तादाद में, कराची की तरह जैसे कि भट्टी साहब बता रहे थे कि 25% सिर्फ टिकट बिकते थे और वीकेंड के मैचेस में बहुत रश होता था,
लाहौर की टीम इज इन वेरी गुड फॉर्म, दे विल बी इन एक्शन टुडे एज वेल एंड लाहौरीज वुड होप कि वो फॉर्म वही कंटिन्यू करेगी। आज एक्शन में होगी अगेंस्ट द क्वेटा ग्लैडिएटर, कराची लेग का आखिरी मैच होगा। तो सवेरा आज मैं आपसे पूछता हूं, who do you think is going to win the match today? शुक्र मुझसे आपने पूछ लिया, वरना फिर पहली बारी आपकी हो जाती। लाहौर कलंदर्स would win this match. I hope they will win this match because Quetta Gladiators अभी काफी ऑफ कलर है, right. but you never know, टर्न अराउंड कभी भी आ सकता है, किसी भी गिवन डे पे आ सकता है, सो देखना यही है। बट इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में क्या चहल पहल है, क्या हो रहा है, क्या हंगामा है, खिजर आजम वहाँ मौजूद हैं और क्या वो बता रहे हैं हमें, जरा उनसे जानते हैं। जी खिजर। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल दोनों टीमें पहुंची हैं नेशनल स्टेडियम कराची। जहां तक रही चहल पहल की बात, तो वही वर्किंग डे वाला माहौल है इस वक्त। अभी क्राउड उस तरह से आना शुरू नहीं हुआ है, टीमें पहुंच चुकी हैं। एक्सपेक्टेशन क्वेटा को यही है कि वो शायद आज का मैच जीते, मगर लाहौर कलंदर्स जो है बहुत ज़्यादा रिलैक्स हैं और क्योंकि विक्ट्रीज उनके हाथों में है। क्वेटा पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है और उस प्रेशर में ही उन्हें ये मैच खेलना है। अनफॉर्चुनेटली कराची से रैप अप हो रही है, पाकिस्तान सुपर लीग लाहौर जा रही है, तो लाहौर में जो भी होगा, मगर कराची के होम ग्राउंड में कराची नहीं जीत सका, ये कराची वालों को बहुत ज़्यादा अफसोस है। और सिलसिला कुछ यही है कि अब से कुछ देर कबल जब दोनों टीमें यहाँ पर पहुँची हैं, तो उससे कबल 3 टीमें एयरपोर्ट के थ्रू रवाना हो चुकी हैं। लाहौर 3 टीमें कल जाएंगी। तो कराची में फाइनली मैचेस बड़े अच्छे हुए और जो कैप्टन्स का रोल था वो देखने में आया। रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह लीड किया है अपनी टीम को, सबने देखा है। मगर जो दूसरी जानिब है, हमने ये देखा कि ऑफ कलर दिखाई दी कराची किंग्स ख़ास तौर पर, उसके अलावा क्वेटा ग्लैडिएटर्स। तो अब आज के मैच में उम्मीद यही की जा रही है कि एक अच्छा मैच होगा। प्रेशर से निकलना है क्वेटा को, तो आज का मैच जीतना होगा। बिल्कुल जी, प्रेशर से निकलना है अगर कोई आज का मैच जीतना होगा। खिजर थैंक्स अ लॉट। और कराची में कराची किंग्स की तो जीत नहीं देख सके, मगर कराची वाले जो दूसरी एक टीम को सपोर्ट करते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर, आज वो एक्शन में होगी। ऑल एंड दे आर विनिंग टुडे एज वेल, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। ओहो, अदील की प्रेडिक्शन यहाँ आ गई और अदील कहते हैं कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स इज विनिंग टुडे एंड आई होप he gets to be correct today as well, because आज थोड़ी सी कराची वालों को इसी तरह पार्शियल खुशी मिल जाए कि क्वेटा ग्लैडिएटर जीत जाए। बस देखते हैं मुकाबला कैसा होगा। अच्छा मैच होना चाहिए, अच्छा क्रिकेट मैच कराची वालों के लिए। आखिरी मैच है और उसके बाद ये कारवान चला जाएगा लाहौर। एंड विद दिस नोट गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे खत्म होता है। आप लोगों ने रखना है अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।